हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मेरी यही दुआ है, फिट रहे, मस्त रहे, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, उसकी थ्योरी मैंने कंप्लीट करा दी है। आज मैं आपको कराऊंगा क्लास 12 फिजिक्स के थर्ड चैप्टर के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स करेंगे। और मैं आपको बता भी चुका हूँ कि न्यूमेरिकल्स भी कोई आसान होते हैं। अब कई बच्चे कह रहे होंगे कि ये न्यूमेरिकल से बहुत डर लगता है हमें सर। तो अगर आप ये कह रहे हैं ना कि न्यूमेरिकल से हमें बहुत डर लगता है, तो एक आपने सुपर हिट फिल्म तो देखी होगी, शोले। उसमें गब्बर सिंह का डायलॉग याद करो, क्या था? जो डर गया समझो मर गया। तो अगर आप डर गए तो आप तो पहले ही फेल हो गए, न्यूमेरिकल की फील्ड में आप फेल हो गए। तो डरना नहीं है, ठीक है? गब्बर सिंह का डायलॉग याद रखना है, जो डर गया समझो मर गया। अब कुछ बच्चे क्या बोल रहे होंगे, सर हमें तो डर लगता ही नहीं है, लेकिन हमारा दिल नहीं करता है। डर नहीं लगता हमें बिल्कुल, डर तो बोले हम बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन दिल नहीं करता, दिल। अब बात समझो। तो जो बच्चे ये कहते हैं ना कि डर नहीं लगता और हमारा दिल नहीं लगता, इसलिए नहीं करते, तो आप ये समझो दिल की बात नहीं मानना है। क्योंकि दिल के लिए भी आपने सुना होगा एक गाना, दिल तो पागल है। अब जो पागल है उसकी बात मानोगे? उसकी बात भी नहीं मानना है। किसकी बात मानना है? दिमाग की बात मानना है। दिमाग लगाना है और दिमाग से काम करना है। दिल के चक्कर में नहीं पड़ना है, वरना दिल बर्बाद करके ही रहेगा 12th को, ये समझ लो। अगर दिल की मानते रहे ना तो दिल तुम्हें बर्बाद करके रहेगा 12th में। दिमाग लगाना, दिमाग। बात समझ में आ रही है? हर न्यूमेरिकल को ढेर कर देना। अपने आप को क्या समझना है? अब शोले की बात कर रहा था मैं, अपने आप को अमिताभ बच्चन या धर्मेंद्र समझना है। बात समझ में आ रही है? धर्मेंद्र। जितने डाकू आ रहे शोले में, सबको वो ठिकाने लगा दे रहा है। तो जितने न्यूमेरिकल आ रहे हैं सबको आप ठिकाने लगा देना है, सबको कर करके ठिकाने लगा देना। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो फील लाओ धर्मेंद्र वाली, एक भी नहीं बचेगा, ठीक है? एक भी नहीं बचने वाला, यानी कि एक न्यूमेरिकल आपके हाथ से नहीं बचने वाला, सबको करेंगे। तो स्टार्ट करते, वैसे आसान है। और जैसे बता दो, अगर आपको कोई न्यूमेरिकल में बेसिक्स में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैंने 2 लेक्चर बनाए, उनका लेक्चर का नंबर है 1.17, 1.18। उसमें ये न्यूमेरिकल्स का ही बेसिक दे रखा है, बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट, वो आप देख लो। तो आपको बेसिक में कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी। और थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो मैंने उसके हैंड रिटन नोट्स भी अपलोड कर दिए हैं, और उस वीडियो का नंबर है 3.22। उससे आप थर्ड चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स पढ़ सकते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी क्लास 12 फिजिक्स थर्ड चैप्टर का फर्स्ट न्यूमेरिकल। क्वेश्चन में दे रखा है एक स्टोरेज बैटरी है जिसका ईएमएफ जो है वो 12 वोल्ट है। ईएमएफ कितना वोल्ट है? 12 वोल्ट। और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4 ओम है। 0.4 ओम है। आपसे पूछा जा रहा है कि इस बैटरी से मैक्सिमम करंट कितना मिलेगा, यानी कि आई कितना होगा। तो फॉर्मूला समझना है। अगर फॉर्मूला देखें तो आपने फॉर्मूला पढ़ा, I इक्वल्स टू करंट इक्वल्स टू EMF अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये फॉर्मूला है हमारा। EMF डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, जो बैटरी या सेल लगाया उसकी। अब यहां पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की तो कोई बात नहीं कर रहे हैं, तो जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की कोई बात नहीं कर रहे हैं तो हम क्या मानेंगे? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया? हमारा फॉर्मूला हो गया I इक्वल्स टू
E अपॉन आर, इसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहे, जब कोई वैल्यू नहीं थी तो हमने उसको मान लिया कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ही नहीं कोई, उसकी वैल्यू 0। अब EMF कितना दे रखा है 12, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना दे रखा है 0.4, डेसिमल हटाएंगे ऊपर 0 आ जाएगा, 4 3 12 0, यानी कि करंट कितना आ गया 30 एम्पियर। फर्स्ट न्यूमेरिकल, आसान सा न्यूमेरिकल, समझ आया? तो ये 30 एम्पियर वो बैटरी करंट देगी। और अगर उससे ये बोल दिया होता कि उससे जो है कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया है, उसकी कुछ वैल्यू दे रखा होता, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा देते, आर के प्लेस पर वो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखा है वो पुट कर देते। पर यहाँ पर कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की बात नहीं की गई है, यहाँ पर सिर्फ इंटरनल रेजिस्टेंस की बात की गई है। और इंटरनल रेजिस्टेंस जो सेल या बैटरी की होती है उसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टेंस को ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी, लेकिन ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है और आर इंटरनल रेजिस्टेंस किसकी, बैटरी या सेल की। इंटरनल रेजिस्टेंस को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आया? ओके। अब देखें एनसीईआरटी का 3rd चैप्टर का सेकंड न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल में ये बोला गया है कि एक बैटरी है और जिसका ईएमएफ जो है 10 वोल्ट है। एक बैटरी है जिसका ईएमएफ जो है वो 10 वोल्ट है और बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम है। एक चीज समझना, ये जो बैटरी लगी हुई यहां पर, अब देखें एनसीईआरटी क्लास, अब देखें 3rd चैप्टर का सेकंड न्यूमेरिकल। सेकंड न्यूमेरिकल में बोला एक बैटरी है जिसका ईएमएफ 10 वोल्ट है और जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम है। एक चीज आप समझ लें, ये जो रेजिस्टेंस हमने बनाया है ये इस बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस है, कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं है। और इस बैटरी से हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को लगा दिया, तो मैं आपको पहले बता चुका हूं इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये इस बैटरी की रेजिस्टेंस है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और इंटरनल रेजिस्टेंस मैं जैसा लेक्चर में बता चुका हूं, कोई बैटरी का जो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट मिलकर जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी और अ सेल। ऐसा नहीं कि बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस बोल दिया तो आप सोचो कोई इसके अंदर रेजिस्टेंस लगा दी होगी, कोई एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस नहीं लगाया है। बैटरी के इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट मिलकर जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी और अ सेल। तो ये जो बैटरी है ये 0.5 एम्पियर का करंट दे रही है। क्वेश्चन में गिवन है, आपसे 2 चीजें पूछा है इसमें। उन्होंने पूछा है कि ये जो रेजिस्टेंस हमने लगाया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, अगर ये जो बैटरी है जिसकी ईएमएफ 10 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम है और ये करंट दे रही 0.5 एम्पियर का इस रेजिस्टेंस से जो पास हो रहा है, तो इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस कितनी होगी। एक तो ये पूछा है आर, दूसरा पूछा है कि अगर हम इन 2 पॉइंट पर, अगर इन 2 पॉइंट पर इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, वो कितना होगा। ये पॉइंट हमने मान लो ले लिया P और ये Q। अगर इन 2 पॉइंट पर हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करें तो वो कितना होगा, यानी कि वो इस बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये पूछ रहे हैं। आपको पता होना चाहिए ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर होता है, ये पढ़ाया जा चुका है आपको। अब यहां पर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला आसान है, कौन सा, करंट I इक्वल्स टू
ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। ये फॉर्मूला लगाएंगे। फाइंड क्या करना है, कैपिटल आर, तो हम क्या करेंगे, आर प्लस स्मॉल आर, इस पूरे टर्म को यहां लेके आ गए, इक्वल्स टू ई अपॉन आई। कैपिटल आर की वैल्यू निकालना है तो लेफ्ट में रहने देंगे, ई अपॉन आई माइनस आर, ये आ गया। ई ईएमएफ है, वैल्यू पुट कर देंगे, 10 वोल्ट दे रखा है, करंट 0.5 एम्पियर दे रखा है, माइनस इंटरनल रेजिस्टेंस 3। तो ये डेसिमल यहां से हटाएंगे, ऊपर 0 आ जाएगा, डिवाइड करें 20, तो 20 माइनस 3 तो कितना आ जाएगा, 17 ओम, ये आ गया। इतनी वैल्यू आ गई इस रजिस्टर की, यानी कि ये जो रजिस्टर लगाया इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी, 17 ओम। दूसरा पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस। देखो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो है दो तरीके से निकाला जा सकता है। एक तो हम इस सेल के अक्रॉस या बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो V इक्वल्स टू आई आर से, ये इससे निकल जाएगा। इसका एक रीजन है, इसलिए निकल जाएगा, इस फॉर्मूले से थोड़ा समझना, पॉइंट भी बता रहा हूं आपको, दूसरे फॉर्मूले भी बताऊंगा, दूसरी कंडीशन भी, जो भी है उससे रिलेटेड सब चीज बताऊंगा, उसको ध्यान समझना। आसान है, कोई टिपिकल इतना नहीं है, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है। ये जो रेजिस्टेंस है ये इस बैटरी के साथ पैरेलल में लगी हुई है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इस टाइम पर इस सर्किट में इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा वही इस बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है। तो इसीलिए पूछा तो इस बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस गया है, लेकिन हमने V इक्वल्स टू आई आर अगर हम निकाल लेंगे तो वही पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके बराबर होगा। बात समझ रहे हो? क्योंकि कई बार बच्चे थे कंफ्यूजन, उनको लगता है सर, पूछते बच्चे कहते हैं सर पूछा तो इस बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। हमने V इक्वल्स टू आई आर फॉर्मूला लगा दिया है, और ये रेजिस्टेंस तो इसकी वैल्यू पुट कर दिया हमने, इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है वो पुट कर दिया, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस इससे आएगा वो इसके अक्रॉस ही आएगा, लेकिन ये रजिस्टर और ये बैटरी दोनों पैरेलल में लगी हैं और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। आपके घर में जो कनेक्शन है पूरे घर में वो पैरेलल में। आप किसी भी सॉकेट में जाना, अगर आपका वोल्ट मीटर ऐसे लगाओगे, जो वोल्टेज देगा अंदर लगाया, हर जगह पूरे रूम में चेक कर लेना, पूरे घर में चेक करना, हर जगह सेम पोटेंशियल मिलेगा, क्योंकि कनेक्शन पैरेलल में वोल्टेज या पोटेंशियल सेम रहता है। तो इसीलिए यहां पर हम इस तरीके से निकालते हैं, V इक्वल्स टू करंट की वैल्यू लिख दिया 0.5, जो करंट फ्लो कर रहा है रजिस्टर की वैल्यू हमने यहां निकाल लिया इंटू 70, इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 8.5। तो ये क्लियर हो गया क्यों V इक्वल्स टू आई आर फॉर्मूला लगाया, निकालना था पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के अक्रॉस और निकाल लिया रजिस्टर के अक्रॉस, क्योंकि दोनों लगे हैं पैरेलल में। ठीक है, ठीक है। और अगर हम दूसरे तरीके से भी बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, उसको भी समझना है बच्चों। ठीक है, ये तो हो गया आपका 8.5, ये वोल्ट, इसकी यूनिट लिख दो, न्यूमेरिकल करेंगे यूनिट जरूर ध्यान रखेंगे, पोटेंशियल है तो वोल्ट लिख दिया। अब देखो किसी भी बैटरी या सेल के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू E प्लस माइनस आई आर, ये फॉर्मूला। अब आपको लग रहा है ये क्या कर दिया, प्लस भी लिख दिया माइनस भी रख दिया, अरे एक डिसाइड कर लेते सर, या तो प्लस ही लिख देते माइनस लिख देते, दोनों तुमको समझना है। अगर इस बैटरी की बात कर रहे हैं, इसके अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो इससे करंट निकलना है, इसके प्लस टर्मिनल से करंट निकल रहा है और यहां से जाके कहां एंटर करेगा, माइनस में एंटर करेगा। यानी कि अगर किसी बैटरी के प्लस टर्मिनल से करंट निकल रहा होता है, ठीक है, तब कैसे क्या फॉर्मूला लगाएंगे ये आप नोट कर लो बच्चों, तो मैं इसको रब कर देता हूं। ठीक है, अब इधर देखो, इसको समझना। मान लिया मैं इसी केस की बात कर रहा हूं,
इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकल रहा है, तो मेरा फॉर्मूला होगा V = E - IR। ये मैंने लिखा ना जनरल फॉर्मूला, तो मैं ये फॉर्मूला लगाऊं। और अगर किसी बैटरी के प्लस में एंटर कर रहा होता, प्लस में घुस रहा होता, माइनस से निकल रहा होता, अब आपको लगेगा ऐसा कैसे हो जाएगा, ये प्लस से ही करंट निकलता माइनस में जाता है। सर बता रहा है बोले प्लस में घुसेगा माइनस से निकलेगा, ऐसा नहीं। देखो अब हो सकता है, मैं उसका भी कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको। देखो और उसकी कंडीशन, मान लिया आपके पास क्या है, एक सेल ये लगा है बच्चों, ये 10 वोल्ट का है, ठीक है, इसके प्लस से करंट निकल रहा है। आपने क्या करा, एक दूसरा सेल ले लिया, ये ले लिया आपने 6 वोल्ट का, तो भाई इसका ईएमएफ ज्यादा है, इसका कम है। अब क्या होगा, इससे करंट निकल के कहां चला जाएगा, इसके प्लस में। अब इधर देखो, इसके प्लस से करंट निकल रहा है और यहां से घूमकर इसके माइनस में जा रहा है, और इसके प्लस में करंट घुस रहा है और माइनस से निकल रहा है। बात समझ रहे हो? इसको अगर देखो तो इसके प्लस से करंट निकल रहा है, माइनस में एंटर कर रहा है, इसके प्लस में एंटर कर रहा है और माइनस से निकल रहा है। उल्टा हो गया, नहीं हो गया? क्योंकि इस 10 वोल्ट की बैटरी से हम 6 वोल्ट की बैटरी को, या 10 वोल्ट के सेल से हम 6 वोल्ट के सेल को चार्ज कर रहे हैं। बात समझ आ गई? तो दोनों कंडीशन हो सकती हैं। तो अगर इसके अकॉर्डिंग, यानी कि इस सेल के क्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा V = E + IR। बात समझ रहे हो? इसके लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि इसके प्लस में करंट घुस रहा है, और इसके अकॉर्डिंग अगर पूछोगे तो मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा। बात समझ आ गई? याद रखना, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट बताएंगे, हर न्यूमेरिकल में बताएंगे जिसमें भी है, ठीक है? तो उसको आप याद रखोगे तो आगे आपको हेल्प मिलेगी। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। तो अब क्या है, अब हम देखते हैं अपने आते क्वेश्चन पर। तो हमारे इसमें क्वेश्चन में क्या, बैटरी के प्लस से करंट निकल रहा है, तो हमारा फॉर्मूला में क्या लगेगा, यहाँ माइनस। तो देखो V EMF कितना दे रखा है, 10, माइनस करंट कितना फ्लो कर रहा है, इस बैटरी से करंट कितना लिख रहा है, 0.5 इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है, 3, ठीक है? तो कितना आ गया, V 10 माइनस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 1.5। तो V = 10 में से 1.5 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 8.5 वोल्ट। तो देखो जो आंसर यहां आया वही आंसर ये आ गया। तो समझ में आया? तो इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये जो मेथड है, ये वाला जो फॉर्मूला है, अगर किसी बैटरी या सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, ये हर जगह अप्लाई हो जाएगा। पर ये जो V = IR वाला, ये हर जगह नहीं लग पाएगा। ये तो एक सिंपल सा सर्किट था, सिंपल सा सर्किट कि सीधा एक पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगी थी बैटरी के साथ, तो निकल गया। अगर कॉम्प्लेक्स सर्किट होता और बैटरी लगी होती और रेजिस्टेंसेस लगी होती, इसका करंट उस बैटरी में, उसका करंट उस बैटरी में, उस रेजिस्टेंस से, तब आप इस फॉर्मूले को नहीं लगा पाते। समझ में आया? तब गड़बड़ हो जाती। तो इसीलिए ये फॉर्मूला कॉम्प्लेक्स सर्किट में भी काम करेगा और सिंपल सर्किट में भी काम करेगा। अब आपको देखना है, जहां पर जैसा कंडीशन हो उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला लगाएं, उसको चीजों को समझें। इतना क्लियर हो गया? तो ये हमारा सेकंड न्यूमेरिकल हो गया। ओके, अब देखें एनसीईआरटी का थर्ड न्यूमेरिकल 3.3। न्यूमेरिकल में बोला है कि 3 रजिस्टर्स हैं जिनकी वैल्यू 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम दे रखा है, और उनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है। सीरीज में 3 रेजिस्टेंस को लगाया, उनकी वैल्यू दे रखा है, और उनसे एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया गया है जिस बैटरी का ईएमएफ 12 वोल्ट है, और बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल बोल रखा है। तो नेग्लिजिबल का मतलब आपको उसको 0 कंसीडर कर लेना, मतलब इतनी कम है कि उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जब किसी को नेग्लेक्ट कर दिया तो उसकी बात 0। बात समझेगा? तो बैटरी की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल, इसलिए मैंने लिख दिया R = 0। इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते वो 0 हो गया। ईएमएफ 12 वोल्ट दे रखा है। ये तीनों रजिस्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम। इतना क्लियर हो गया? आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, आपसे बोला गया है कि बताओ जब तीनों को सीरीज में लगा देंगे तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी। तो आपको पता है जब रेजिस्टेंस को
रजिस्टर को हम सीरीज में लगाते हैं तो उनकी रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वो सिंपल तरीका है। क्या है? सीरीज का फॉर्मूला R1 प्लस R2 प्लस R3 कर देते, सिंपल ऐड कर देते हैं। तो R1 1 प्लस दूसरा लिख दो 2 प्लस 3, फाइनली कितना हो गया 6 ओम। ये टोटल रेजिस्टेंस आ गई इस सर्किट की। अब दूसरा पूछा है कि हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, यानी कि अगर हम वोल्ट मीटर लगाएं ऐसे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो ये जो पोटेंशियल यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, देखो एक वर्ड्स में यूज हुआ है पोटेंशियल ड्रॉप, तो ध्यान रखना पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये तीनों चीज एक ही है। पोटेंशियल ड्रॉप, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस, ये तीनों चीजें एक, इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि पोटेंशियल ड्रॉप दे दिया तो तुम ड्रॉप हुए जा रहे हो, ये पता नहीं कौन सी आफत आ गई। वो तो इस रजिस्टर के क्रॉस अगर वोल्ट मीटर लगाएं तो वो पोटेंशियल कितना दिखाएगा, यानी कि हमें V1 निकालना है। दूसरी वाली के अक्रॉस अगर वोल्ट मीटर लगा दें तो ये पोटेंशियल कितना शो करेगा, कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिखाएगा। तीसरी के अक्रॉस अगर हम निकालें V3 तो ये वोल्ट मीटर लगाएं तो ये कितनी रीडिंग देगा, यानी कि तीनों रजिस्टर के अक्रॉस अगर हम वोल्ट मीटर लगाएं, वोल्ट मीटर हमारा एक ही होगा लेकिन वैल्यू तो अलग अलग देगा, इसलिए V1 V2 V3 हमने लिख दिया है। तो अगर हम इस रजिस्टर की बात करें तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, V = IR। अब दिक्कत क्या आ रही है कि ये V = IR का फॉर्मूला लगा दिया, R की तो वैल्यू पता है हमें लेकिन I की तो पता नहीं। अब कई बार बच्चों को लग रहा होगा ये V निकाल क्यों रहे हैं, ये तो 12 दे तो रखा है, समझना ये 12 वोल्ट जो है वो EMF दे रखा है। पहली चीज इस बैटरी की EMF है, और हर सेल के अक्रॉस V की वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आपको निकालनी है। तो वो कैसे निकालेंगे, पहले आपको करंट बताओ। तो करंट के लिए बड़ा आसान फॉर्मूला I = E/R। E/R ये कैसे है, कभी तो स्मॉल r लिख देते थे, कभी कैपिटल R। तो तरीका क्या बताया मैंने, फॉर्मूला तो हमारा ये है, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल बोल दिया तो ये हमारा R0 हो जाएगा, और अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं दे रखा है, कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लगाई, तो हम इस R को 0 मान लेते हैं। तो कभी फॉर्मूला होता है हमारा I = E/R और कभी होता है I = E/r, और कभी दोनों दे रखा होता तो दोनों ही होता है हमारा। तो यहाँ पर कोई इंटरनल रेजिस्टेंस तो 0 दे रखी, तो ये तो हट जाएगी, तो हमारा फॉर्मूला हो गया ये। अब EMF तो दे रखा है 12 वोल्ट। अब इस R की बात कर रहे हैं तो बात समझना, इस पूरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि ये टोटल EMF है तो नीचे क्या रखेंगे, टोटल रेजिस्टेंस, पूरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, तो टोटल रेजिस्टेंस निकाल चुके हैं 6। इससे क्या आया, इससे आ गया हमारा 2 एम्पियर। ये करंट ये बैटरी दे रही हो, ये I = E/R टोटल EMF, इस पूरे सर्किट की टोटल EMF डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, तब आएगा टोटल करंट। अब ये जो 2 एम्पियर करंट है ये ऐसे जा रहा है, तो सीरीज में करंट तो सेम रहता है, इससे भी 2 एम्पियर, इससे भी 2 एम्पियर, इससे भी 2 एम्पियर। तो अब हमने क्या करना, I में 1 नहीं लगाना है क्योंकि करंट तो तीनों में सेम है, R में 1 लगाना है। V1 इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल निकालेंगे, करंट जितना इसमें होगा उतना इसमें, उतना इसमें, तीनों में सेम, इसलिए I1 I2 I3 नहीं लिखना है, R1 R2 R3 लिखेंगे क्योंकि तीनों के अक्रॉस निकालना। तो I के प्लेस पे लिखा 2 और इंटू 1, तो कितना आ गया 2 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया 2 वोल्ट। अब दूसरे के अक्रॉस निकालेंगे V2, तो I के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, I के प्लेस पे तो 2 पुट करना है, इंटू अब क्या R2 हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूं तो आपको और क्लियर हो जाएगा, IR2, ठीक है। तो I के प्लेस पे तो हमने वही लिखना है 2, और R2 के प्लेस पर इसकी वैल्यू, तो ये जगह 2, तो कितना हो जाएगा 4 वोल्ट। ऐसी V3 निकालो, IR3, I के प्लेस पर तो 2, R3 के प्लेस पर इसकी वैल्यू 3, तो कितना हो गया 6 वोल्ट, ये हो गया।
अब एक चीज और देखो, जो जनरल हमारा एक्सप्रेशन होता है, अगर इस बैटरी का जो पोटेंशियल हम बोल रहे हैं हमें नहीं पता होता, अभी तो उसमें दे रखा है 12 वोल्ट, हम बोलते हैं हमें नहीं पता, तो हम बोलते हैं V, तो हम बोलते हैं इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इन तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उनके सम के बराबर होता है। ये हमारा जनरल फॉर्मूला होगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब आप यहाँ देख सकते हो, लेकिन इधर तो इसकी वैल्यू हमें पता है क्योंकि इसमें दे रखी है 12 वोल्ट, और V1 V2 V3 आप निकाल चुके। जरा इसे कैलकुलेट करना, 6 और 4 10 और 2 12, तो कितना हो गया, 12 हो गया, नहीं होगा, यानी कि ये V1 V2 V3 किसके बराबर आ गया, इसके पोटेंशियल के बराबर आ गया, या इसके जो इसका EMF दे रहा है उसके बराबर आ गया, नहीं आ गया, ये चीज समझ। तो जो भी वैल्यू यहां पर दे रखी होगी, जितना भी वोल्ट, वो वैल्यू इधर जितनी भी रेजिस्टेंस लगा रखी होगी सीरीज में, उन सबके सम के बराबर होती है। यानी कि ये जो बैटरी दे रखी, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल दे रखा है V, वो किसके बराबर है, V1 प्लस V2 प्लस V3। बात समझ में आया, क्लियर हो क्वेश्चन? ओके। अब देखें आप NCERT का 3rd चैप्टर का 4th न्यूमेरिकल नंबर है 3.4। इसमें 3 रेजिस्टेंस दे रखी है, 2 ओम की, 4 ओम की और 5 ओम की, और उन तीनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा रखा है। क्वेश्चन में बता रखा है कि पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है, और एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। बैटरी का जो EMF है वो 20 वोल्ट है। बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो नेग्लिजिबल है, तो इसलिए इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है तो हमने R इक्वल टू 0 लिख दिया। इंटरनल रेजिस्टेंस को हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इतनी चीज में गिवन दे रखा है, यानी कि 3 रेजिस्टेंस जिनकी वैल्यू दे रखा है, तीनों को पैरेलल में लगा रखा है, उनको एक बैटरी से कनेक्ट कर रखा है जिसका EMF 20 वोल्ट दे रखा है, और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 यानी कि नेग्लिजिबल बोला है तो उसको हम 0 लेंगे। आपसे पूछा गया, आपसे पहले स्टेप में ये पूछा है कि भाई बताओ तीनों जो रेजिस्टेंस लगाई है पैरेलल में, उनकी टोटल रेजिस्टेंस कितनी होगी। तो आपको पता है पैरेलल में तरीका क्या होता है, 1/RP, ये रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो क्या होगा 1/R1, 1/R2, 1/R3। वैल्यू पुट कर दिया, 1/2 प्लस 1/4, 1/5। इसकी वैल्यू 2 ओम, इसकी वैल्यू 4 ओम और इसकी वैल्यू 5 ओम। ये क्वेश्चन में गिवन है। एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम इसका आ जाएगा 20 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 10, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे 5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 20 को 5 से डिवाइड करेंगे 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। ये आ गया सिंपल एलसीएम। छोटी क्लास में लेते तो वो 20 आ गया, इसको जैसे ऐड करते हैं वैसे ही सिंपल मैथ्स में ऐड करते हैं, वैसे ही ऐड करना है, कोई ऐसा नहीं कोई नया तरीका लगा रहे। तो ये हमारा हो गया 19/20, ये किसके बराबर आ गया 1/RP। अब समझना, आपको RP निकालना, 1/RP नहीं, तो RP किसके बराबर हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर लिया, RP को ऊपर ले गए तो यहाँ 20 ऊपर चला जाएगा, 19 नीचे आ जाएगा, तो कितना होगा 20/90, इतना ओम आ गया। ये टोटल रेजिस्टेंस आ गई, तीनों रजिस्टर की टोटल रेजिस्टेंस जब वो पैरेलल में लगाते हैं। तो एक तो चाहिए पूछा था, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो इसको मैं रब कर देता हूं और इसकी वैल्यू लिख देता हूं। हमारी टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ गई, इस कॉम्बिनेशन की जो टोटल रेजिस्टेंस आ गई हमारी, वो आ गई हमारी 20/19 ओम। क्लियर है, ठीक। अब आपको क्या पूछा, आप पूछा कि हर रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो करेगा। तो आप ये समझें, अगर ये सपोज कर लिया, अगर ये तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम होती, जैसे मान लो ये भी है 5 ओम 5 ओम 5 ओम, तो इनमें करंट भी बराबर ही होता। लेकिन क्योंकि इनकी वैल्यू अलग अलग है तो इनमें करंट भी अलग अलग होगा। अब कैसे अलग अलग होगा, ये R1 रेजिस्टेंस की अगर हम वैल्यू देखें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो सबसे कम वैल्यू है 2 ओम, उसके बाद ये हमारी 2 ओम, ये हमारा 4 ओम और ये हमारा 5 ओम, ये तो दे रखा है। तो इसकी वैल्यू सबसे कम है तो इसमें सबसे ज्यादा करंट जाएगा, उसके बाद उससे ज्यादा इसमें, और उसके बाद उससे कम इसमें और सबसे कम इसमें।
मतलब जिस रेजिस्टर की वैल्यू सबसे कम उसमें ज़्यादा करंट, जिसकी उससे ज़्यादा उसमें उससे कम, और जिसकी सबसे ज़्यादा उसमें सबसे कम, यानी कि सबसे ज़्यादा करंट R1 में, उससे कम R2 में, उससे कम R3। ये तरीका रहता है। समझ में आया बात? अब यहाँ पे मैं कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, I इक्वल्स टू E/R। अब फॉर्मूला वैसे क्या था, I इक्वल्स टू E/R प्लस स्मॉल r। अब R की वैल्यू तो जीरो दे रखा है, क्योंकि सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस उन्होंने नेग्लिजिबल बोल दिया, तो उसको जीरो पुट कर दिया, तो फॉर्मूला हमारा ये हो गया। अब क्या करेंगे, हमने लिखा I1, वोल्टेज तो 20 लिखना है, और R के प्लेस में लिखना R1। इस रजिस्टर की जो रेजिस्टेंस है वो, क्योंकि हमें इसमें सब में अलग अलग करंट निकालना, तो कितना आ गया, ये आ गया हमारा 10 एम्पियर। इसमें कितना फ्लो करेगा, 10 एम्पियर। अब दूसरे में देखो, E के प्लेस पर तो ये 20 पुट करेंगे, लेकिन R के प्लेस पर R2 इसकी बात कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा 4 ओम, 4 5 जा, तो ये आएगा 5 एम्पियर। ऐसे निकालेंगे I3, E के प्लेस पे तो 20 पुट करेंगे, और R के प्लेस पे R3 की वैल्यू कितनी 5 4 जा। अब एक चीज समझना, आपको लग रहा हो भाई इसमें R1 की वैल्यू पुट करा, R2 R3, लेकिन E के प्लेस पर हर जगह 20 पुट करा, किस लिए, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। ऐसा नहीं कि पैरेलल में ये रेजिस्टेंस लगी, ये रेजिस्टेंस सबके अक्रॉस अलग अलग होगा। आपके घर में जो कनेक्शन है वो पैरेलल में। अब किसी भी वोल्ट मीटर को ले जाएं और हर घर के हर सॉकेट में उसको इंसर्ट करके देखें, तो हर रूम में इक्वली वोल्टेज आ रहे होंगे, क्योंकि कनेक्शन पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है। इसीलिए 20 20 तीनों में लिखा, लेकिन जिस रजिस्टर के अक्रॉस हमें करंट निकालना उसकी वैल्यू लिख दिया। अब अगर हम इन तीनों को ऐड करें, यानी कि जो I किसके बराबर हो जाएगा, ये I किसके बराबर होगा, I1 I2 I3। क्यों, बैटरी से जो करंट निकला I, उस I में से तो डिवाइड हुआ है, कुछ करंट यहाँ गया, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, तो I किसके बराबर हो गया, I1 I2 प्लस I3। तो I1 कितना है 10, I2 5 और I3 4, तो कितना हो गया 19 एम्पियर। इतना आ गया, टोटल करंट कितना आ गया हमारा 19 एम्पियर। तो आपको क्या पूछा था कि तो टोटल इस कॉम्बिनेशन की टोटल रेजिस्टेंस निकाली थी, तीनों रेजिस्टेंस जो पैरेलल में लगी हुई हैं उनकी टोटल, तो वो तो आपने निकाल लिया, ये वैल्यू हो गई 20/19 ओम। दूसरा पूछा था हर रजिस्टर के अक्रॉस कितना करंट जाएगा, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, आपने तीनों निकाल लिया, और फिर टोटल कितना करंट होगा वो आपने निकाल लिया। अब एक चीज और समझिए, तो आपका क्वेश्चन हो गया, सपोज कर लो वो I1 I2 I3 नहीं पूछते और डायरेक्ट बोल देते आपसे कि भाई I निकाल लो, तो उसका दूसरा तरीका, एक तो तरीका ये हो गया I1 I2 I3 निकाला, सबको ऐड कर दिया, हमारा ये I आ गया। एक दूसरा तरीका कैसे है कि हम डायरेक्ट I कैसे निकाल सकते हैं, कि टोटल करंट कैसे निकालें। हमारा फॉर्मूला होता है करंट इक्वल्स टू टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ये E/R, यानी टोटल EMF और टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल EMF तो यही है हमारा 20, और टोटल रेजिस्टेंस यानी कि इस पूरे सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस पुट कर दोगे तो टोटल करंट आ जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी है 20/90, तो कितना 20 डिवाइडेड बाई 90, इससे कैंसिल हो गया, कितना आया करंट हमारा, डायरेक्ट आ गया हमारा 19 एम्पियर। तो इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने पहले आपको बता दिया, क्वेश्चन अगर यही रहता है और वो डायरेक्ट ये बोल दे कि भाई आप टोटल करंट निकालिए, और ये नहीं बोल रहे I1 I2 I3 बताओ, तो आपको जरूरत नहीं है कि I1 I2 I3 निकालो, सीधा आपने रेजिस्टेंस निकाल लिया टोटल, और फिर डायरेक्ट इस फॉर्मूले से आप टोटल करंट निकाल सकते हैं। इतना समझ में आया। ये ध्यान रखना है, सीरीज में रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा हो या कम हो, सब रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट सेम रहेगा। मान लो अभी ये इन्हीं की बात कर रहे हैं 2 ओम 4 ओम 5 ओम, अगर ये सीरीज में लगी होती तो हर रजिस्टर के अक्रॉस सेम करंट रहता, लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं है। देखो जो सबसे कम है आपने निकाला, इसकी वैल्यू सबसे कम है 2 ओम, तो देखो इसमें सबसे ज्यादा करंट है, I1 की वैल्यू 10 एम्पियर। फिर इससे ज्यादा किसकी वैल्यू है, इसकी 4 ओम, तो इसमें 5, फिर इससे ज्यादा
5 ओम तो और कम। तो जितनी रेजिस्टर की वैल्यू बढ़ेगी पैरेलल में उतना ही करंट कम होता जाएगा। और सीरीज में अगर है तो कितनी वैल्यू, फिर उसमें इससे फर्क नहीं पड़ता, वो हर रजिस्टर के अक्रॉस सेम ही करंट रहता है। तो सीरीज में तो बोलते हैं करंट सेम रहता है और पैरेलल में वोल्टेज। ये चीज आपको याद रखनी है। इतना है समझ में? इट्स ओके। अब देखें एनसीईआरटी का 5th न्यूमेरिकल का नंबर है 3.5। इस न्यूमेरिकल में देखा है एक हीटिंग एलिमेंट है, उसकी रेजिस्टेंस 100 ओम दे रखा है, उसकी रेजिस्टेंस 100 ओम दे रखा है और हीटिंग एलिमेंट जहां रखा है उस रूम का टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर हम अभी बोल सकते हैं कि जो हीटिंग एलिमेंट का टेम्परेचर होगा वो 27 यानी रूम टेम्परेचर के बराबर। बात समझ में आ रही? कि जो रूम का टेम्परेचर वही हीटिंग एलिमेंट का हमने मान लिया और उसकी रेजिस्टेंस कितनी है 100 ओम। अभी हमने उसको प्लग इन नहीं करा, उसमें करंट नहीं दे रहा, वो टेबल पे रखा है, उसे आप छू सकते हैं, वो करंट नहीं लगेगा, वो गर्म नहीं। उसके बाद क्या किया, जब आपने उसको प्लग इन कर दिया यानी कि उसको करंट दिया, तो जब करंट दिया तो उसका टेम्परेचर बढ़ा होगा। तो उन्होंने कहा जब टेम्परेचर बढ़ा तो उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ गई, क्योंकि आपने पढ़ा है, आपको पढ़ाया गया है कि मेटल्स का जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उनकी रेजिस्टिविटी बढ़ती है, जब रेजिस्टिविटी बढ़ती तो रेजिस्टेंस बढ़ती। ऐसी एलॉय का जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उनकी भी रेजिस्टिविटी बढ़ती है और उनकी भी फिर रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, लेकिन डिफरेंस ये है कि एलॉय की जो रेजिस्टिविटी है वो शार्पली बहुत तेजी से नहीं बढ़ती है। अगर मेटल की बात करें तो उनकी रेजिस्टिविटी तेजी से बढ़ती है। तो ये देखा गया कि जो हीटिंग एलिमेंट है जनरली किसके बने होते हैं, नाइक्रोम वायर के बने होते हैं। तो जो नाइक्रोम वायर का हीटिंग एलिमेंट है, इसमें तो नहीं बोला है किस मेटल का है, मैं बता रहा हूं। तो नाइक्रोम क्या एक अलॉय है। तो उन्होंने कहा कि जब हीटिंग एलिमेंट को करंट दिया तो करंट दिया, उसका टेम्परेचर बढ़ गया। अब वो कितना हो गया, हीटिंग एलिमेंट को करंट दिया तो उसका टेम्परेचर बढ़ गया, तो उन्होंने कहा वो हो गया T2। वो क्या हो गया T2। अब वो T2 ही आपको निकालना है, वो T2 ही आपको निकालना है। और कहा जब टेम्परेचर T2 हो गया तो रेजिस्टेंस कितनी हो गई 117 ओम। ये बोल सकते हैं जब रेजिस्टेंस कितनी होगी 117 ओम तो टेम्परेचर कितना था T2 वो बताओ। और जो हीटिंग एलिमेंट जिस मटेरियल का बना है उसके इस अल्फा की वैल्यू दे रखी, इसको क्या बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। उस मटेरियल की टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको दे रखा। तो अब क्या करेंगे, फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। फॉर्मूला हो गया हमारा अल्फा इक्वल्स टू R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 T2 माइनस T1। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इसको क्या बोलते हैं, अल्फा को टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। एक और ऐसी जैसा फॉर्मूला होता है अल्फा इक्वल्स टू ρ2 माइनस ρ1 अपॉन ρ1 T2 माइनस T1। इसको क्या बोलते हैं अल्फा। ये भी है, ये भी अल्फा, ये भी है, लेकिन इधर अल्फा को बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, क्योंकि रेजिस्टिविटी इसके फॉर्मूले में। यहां पर रेजिस्टेंस है तो क्या बोलते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो हमें फॉर्मूला लगाना ये, क्योंकि हमें रेजिस्टेंस दे रखा है। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं। बात समझ आया। अब निकालना है क्या T2। बात समझ आ रहा है कि उन्होंने कहा कि जब टेम्परेचर इतना था तो रेजिस्टेंस इतनी, जब टेम्परेचर बढ़ा T2, क्योंकि टेम्परेचर क्यों बढ़ा, जब उसे प्लग इन करा होगा करंट दिया होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अगर इतना जब रेजिस्टेंस हो गई तो टेम्परेचर इतना था। अब हीटिंग एलिमेंट रखा है अपने आप तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी नहीं, तो नॉर्मल सी बात उसमें करंट ही दिया होगा। तो कहा तब उस हीटिंग एलिमेंट का टेम्परेचर बताओ। T2 किसका है, हीटिंग एलिमेंट का टेम्परेचर। तो इस टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाएंगे। T2 माइनस T1 इक्वल्स टू R2 R1 और अल्फा। R2 कितना दे रखा 117, R1 कितना दे रखा 100 और डिवाइडेड बाय 100 और अल्फा की वैल्यू कितने दे रखा है इंटू 1.70 इंटू 10 टू द पावर -4। उसके बाद क्या करेंगे, ये आ जाएगा आपका 17 डिवाइडेड बाई 100। 117 में से 100 माइनस करा 17 आ गया 100 इंटू 1.70 और 10 टू द पावर 4 को हम ऊपर लिख देते तो हो जाएगा 10 की पावर +4।
नीचे से ऊपर लिख दिया तो पावर सेम रहेगी, साइन चेंज हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब इसके आगे देखें, हम क्या करेंगे, 17 इंटू 10⁴ लिखा है, इसको क्या लेंगे 1 के आगे 1 2 3 4 0 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1.70। डेसिमल को हटाया, 2 जीरो और लगा दिए। अब 3 जीरो नीचे, 2 जीरो 1 जीरो, इनको कट कर दिया, ऊपर 3 जीरो काट दो। कितना आ गया 17 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 17। 17 से 17 कैंसिल हो गया, कितना है 1000। अब आप लेफ्ट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड क्या है T2 माइनस T1, तो ये लिख देते हैं T2 माइनस T1। निकालना क्या है आपको T2, इसको इधर ही रहने दो। T1 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो क्या जाएगा 1000 प्लस T1, माइनस का है ना, राइट हैंड साइड जाके प्लस का। और T1 की वैल्यू कितनी दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, तो टोटल कितना आएगा 1027 डिग्री सेल्सियस। ये आ गया। इसका मतलब जब हीटिंग एलिमेंट का टेम्परेचर कितना होगा 1027 डिग्री सेल्सियस, तब उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी 117 ओम। इतना क्लियर हो गया। तो ये था आपका एनसीईआरटी का 5th न्यूमेरिकल 3rd चैप्टर। आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आगे के न्यूमेरिकल के साथ। प्रैक्टिस करते रहें न्यूमेरिकल की, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रैक्टिस से ही अच्छे से आएंगे और आप में परफेक्शन आएगा। कोशिश करते रहें, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मेहनत कभी बेकार नहीं होती। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और टेंशन बिल्कुल ना लें।